मॉर्निंग। क्या हालचाल है? तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और एकदम मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। यानी आज हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, आज हम इस चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। पिछले 5 क्लास में इस चैप्टर में हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीजें बताए हैं हिंद चीन के बारे में। किस तरीके से हिंद चीन गुलाम हुआ फ्रांस का, उसके बाद किस तरीके से आजाद हुआ। वियतनाम के बारे में बताए कि भाई वियतनाम आजादी के बाद 2 हिस्सों में बट गया, किस तरीके से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में लड़ने लग गया। और अमेरिका जो है वो नहीं चाहता था कि उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद हो, और इसलिए वो साम्यवाद का विरोधी रहा। उत्तरी वियतनाम से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई किया, बहुत खतरनाक हथियार का उपयोग किया, जिसमें एजेंट ऑरेंज और नापाम बम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों के बारे में हम आप लोगों को बता दिए थे। तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से हम आप लोगों को हिंद चीन के बारे में ही पढ़ाने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे। एक बच्चे जो कि हैं राहुल कुमार, कमेंट कर रहे हैं बहुत देर से बेचारे कि सर हम आपको रुपया नहीं दिए हैं क्या, हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। तो भाई आज ये साबित कर दिए, नहीं आप भी रुपया दिए हैं। ठीक है ना? चलिए आइए प्यारे बच्चों, आज ना हम एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक रास्ते के बारे में हमको आज सबसे पहले पढ़ना है, एक मार्ग के बारे में पढ़ना है, जिस मार्ग का नाम है हो ची मिन्ह मार्ग। क्योंकि उत्तरी वियतनाम का जो शासक था उसका नाम है हो ची मिन्ह। उत्तरी वियतनाम का जो शासक है जिसका नाम क्या है? हो ची मिन्ह। और उत्तरी वियतनाम ने एक गुप्त रास्ता बनाया था, एकदम गुप्त रास्ता जो किसी को पता नहीं था। जंगलों से होकर के, पहाड़ों से होकर के ये रास्ता निकलता था। इस रास्ता के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को था। ठीक है ना? और उत्तरी वियतनाम ने ये रास्ता बनाया था और इसलिए इस रास्ते का नाम पड़ा हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है ना? तो आइए प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले ना हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग हो ची मिन्ह के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आप ना पहले इस मैप को देखिए। इस मैप में प्यारे बच्चों बताए थे कि इधर तोंगकीन है, अन्नाम है और इधर कोचिन चीन है। जब वियतनाम का बंटवारा हुआ तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है प्यारे बच्चों, जिधर हनोई भी पड़ता है, यहीं पर ना हनोई पड़ता है, हनोई नदी इधर ही है। तो हनोई की तरफ यानी ऊपर का तरफ, ऐसे भी आप लोग को पता है कि कहीं पर भी प्यारे बच्चों ऊपर में होता है उत्तर, ऊपर में होता है उत्तर और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है, नीचे होता है दक्षिण। तो ये जो ऊपर का इलाका है ये आपका हो गया उत्तरी वियतनाम। ये ऊपर का इलाका क्या हो गया? उत्तरी वियतनाम। ये हो गया उत्तरी वियतनाम। ठीक है ना? ये हो गया उत्तरी वियतनाम। और ये जो नीचे का इलाका है ये सब, ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। ये क्या हो गया बाबू? दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। तो हो ची मिन्ह मार्ग जो है ना, ये उत्तरी वियतनाम से यहां से चलता था और एकदम दक्षिणी मार्ग तक, एकदम दक्षिणी वियतनाम तक आता था। और इससे 100 गो सड़क भर लगभग जुड़ा हुआ था। ऐसे ऐसे ना ढेर सारा सड़क इससे निकला हुआ था, ढेर सारा मतलब लगभग 100 गो सड़क इससे निकलता था। आपको आइए हम हो ची मिन्ह मार्ग का मैप दिखलाते हैं। प्यारे बच्चों, हो ची मिन्ह मार्ग जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में है नॉर्थ वियतनाम यानी उत्तरी वियतनाम, नीचे में है प्यारे बच्चों साउथ वियतनाम। और ये जो आप ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं रोड, यही रोड है हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है ना? लगभग 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़क आकर के इसमें मिलता था। आप देख लीजिए, इधर निकला है लिंक रोड, इधर निकला है ये लिंक रोड, इधर निकला है लिंक रोड, इधर इधर इधर, इस तरीके से करके ना 100 सड़क लगभग आकर के हो ची मिन्ह मार्ग से मिलता था। और ये बड़ा गुप्त रास्ता था। हो ची मिन्ह मार्ग जो है ना, वह बड़ा गुप्त रास्ता था, जानकारी किसी को नहीं था। और यह रास्ता उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक, यानी कि प्यारे बच्चों हनोई से निकलता था, जो कि लाओस और कंबोडिया होते हुए कहां आता था? उत्तरी वियतनाम नीचे की ओर आता था, यानी कि कोचिन चीन की तरफ आता था। ये रास्ता इतना गुप्त था, जंगल झाड़ से, पहाड़ से होकर के निकलता था कि इस रास्ते का दूसरा नाम भूल भुलैया भी था। लोग हो ची मिन्ह मार्ग को ना भूल भुलैया भी कहते थे कि भाई ये अगर इस रास्ते पे गए तो भुला जाओगे, भूल भुलैया है। ठीक है ना? तो यह जो रास्ता था हो ची मिन्ह मार्ग, जहां पर कि 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़कें आकर के मिलती थी। अब होता क्या था, इस रास्ता का उपयोग क्या था? जो उत्तरी वियतनाम के लोग थे
जो उत्तरी वियतनाम के लोग थे इस रास्ता का उपयोग करते थे। दक्षिणी वियतनाम में जो उनके सैनिक लड़ रहे थे, दक्षिणी वियतनाम के साथ झगड़ा हो रहा था ना उत्तरी वियतनाम का, अमेरिका के जो है वो दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहा था, तो उत्तरी वियतनाम के सिपाही जो दक्षिणी वियतनाम में लड़ रहे थे, इसी रास्ते से होकर के उन सिपाहियों के लिए जरूरी सामान जैसे हथियार हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, दवा हो गया, ठीक है ना, मतलब जो भी खाने पीने का सामान हो, सैनिक के लिए दवाई हो या फिर कोई भी अन्य सामान, वो इसी रास्ते से होकर के सैनिक के पास पहुंचता था। यानी कि यह एक ऐसा गुप्त मार्ग था जिस रास्ते पर अगर कोई सैनिक चलता था ना तो जल्दी किसी को पता नहीं चलता था कि भाई इस रास्ते से होकर के कोई सैनिक जा रहा है। इसलिए इसी रास्ते का उपयोग उत्तरी वियतनाम के लोग करते थे, ठीक है ना, इसी रास्ते का उपयोग उत्तरी वियतनाम के लोग करते थे, ठीक है ना। दुश्मन बार बार प्रयास किया, यानी अमेरिका जो है ना वो बार बार प्रयास किया कि इस रास्ते को उड़ा दे। बहुत बार अमेरिका इस रास्ते पर बम भी गिराया, बहुत बार बम गिरा करके इस रास्ते को नष्ट कर दिया, लेकिन उत्तरी वियतनाम के लोग और उत्तरी वियतनाम की महिलाएं सब मिलकर के रातों रात इस रास्ते को फिर से मरम्मत कर देते थे, ठीक है ना। यानी कि अमेरिका बार बार इस रास्ते को उड़ाता रहा और उत्तरी वियतनाम के लोग तुरंत राताराती इसे दोबारा मरम्मत कर देते थे। यानी कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, ये जो हो ची मिन्ह मार्ग है यह एक गुप्त मार्ग है जो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम की ओर जाता था और लगभग 100 कच्ची पक्की सड़कें आकर के इस रास्ते पे मिलती थी। ये रास्ता भूल भुलैया कहलाता था क्योंकि जंगलों से और पहाड़ों से होकर के रास्ता गुजरता था। उत्तरी वियतनाम के सिपाही जो दक्षिणी वियतनाम में लड़ रहे थे उनके लिए जरूरी सामान जैसे हथियार, दवाइयां, भोजन, ये सब ना इसी मार्ग से होते हुए उनके पास पहुंचता था। जब अमेरिका को इस मार्ग का पता लगा तो अमेरिका कहा कि लाओ इस रास्ते को हम उड़ा देते हैं, और अमेरिका जो है वो क्या किया, इस रास्ते पर कई जगह पे बम गिरा दिया और बम गिरा करके इसको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका इसमें असफल हुआ, खत्म नहीं कर पाया क्योंकि बम गिराता और वियतनाम के लोग मिलकर के रातों रात इसको फिर से निर्माण कर देते। तो यही है प्यारे बच्चों हो ची मिन्ह मार्ग, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को? ये रोड आज भी है, बिल्कुल है, आज भी है, ठीक है ना। बताओ बाबू, आज तो एकदम पक्की सड़क बन गया है, बहुत बढ़िया बेजोड़ सड़क बन गया है, ठीक है ना। तो हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में आप लोगों को समझ में आया? एक बार जल्दी से बताइए, बताओ बाबू, हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में समझ में आया? तो ना अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, यही है हो ची मिन्ह मार्ग। परीक्षा में ना सवाल आता है कि हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं। 2023 में ये सवाल पूछा भी गया था बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कि हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि हो ची मिन्ह मार्ग उत्तरी वियतनाम द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक गुप्त और महत्वपूर्ण सैन्य मार्ग था, ठीक है ना। हो ची मिन्ह मार्ग जो है वो उत्तरी वियतनाम के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था और यह एक गुप्त मार्ग था। और सैन्य मार्ग मतलब सैनिकों के लिए ज्यादा उपयोग में यह मार्ग लाया जाता था, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। यह मार्ग उत्तरी वियतनाम से लेकर के दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, जिससे 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़कें मिलती है और इसी सड़क के माध्यम से दक्षिणी वियतनाम में लड़ रहे अपने सैनिकों के पास हथियार, सैनिक, दवाइयां और अन्य सामान ले जाते थे। यह मार्ग घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होकर के गुजरता था, इसलिए दुश्मनों के लिए इसे पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल था। यानी कि यह जो रास्ता था ना, ये जो रास्ता था ये घने जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से होकर के जाता था, इसलिए दुश्मन चाह करके भी इसे पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकता था क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि आखिर रास्ता कैसे कैसे होकर के गुजरा है, ठीक है ना। अमेरिका अगर बम भी गिराया ना तो अंदाजे बम गिरा दिया कि लाओ यहीं पर होगा तो लाओ गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता था कोई इस रास्ते का, पूरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिरा करके मार्ग को बार बार नष्ट कर दिया जाता था, परंतु उतना ही जल्दी वियतनाम के लोग, खास करके महिलाएं, आपस में मिल करके सड़कों का मरम्मत कर देते थे ताकि आवागमन बाधित न हो और इसमें अमेरिका को असफलता हुई, ठीक है ना बाबू। सारे बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के यह है हो ची मिन्ह मार्ग, जिसके बारे में हम आपको बता दिए। अच्छा एक बात, जो वियतनामी लड़ाई हुआ उसमें सिर्फ पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है ना। पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बहुत अधिक भूमिका निभाई है। महिलाओं ने बहुत काम किए। जैसे वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका लगातार बम बरसा रहा था, आप ये समझिए ना कि अमेरिका अपना पूरा ताकत लगा रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे एकदम खत्म कर दें, लेकिन वहीं जो महिलाएं थी वो भी युद्ध करने के लिए एकदम तैयार थे। तो पुरुष लोग थे वे तो काम कर ही रहे थे, लेकिन महिलाएं भी गोरिल्ला युद्ध में शामिल थी। छिप करके लोगों को मारने में, छिप करके दुश्मनों को मारने में महिलाएं भी पीछे नहीं थी।
महिलाएं भी, ऐसा कहा जाता है कि वियतनामी युद्ध में महिलाएं भी गोरिल्ला युद्ध में शामिल थी। गोरिल्ला युद्ध समझाए थे ना, हो ची मिन्ह ने करता था, हो ची मिन्ह और उनके लोग करते थे, जंगलों में छिप करके वार करते थे ताकि किसी को पता ना लगे, ठीक है ना। तो महिलाएं भी प्यारे बच्चों हथियार उठाई, ठीक है ना, और दुश्मनों पर हमला किया। महिलाएं संदेश वाहक के तौर पर काम करती थी। महिलाएं जो है वो कोई भी मैसेज रहे उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती थी। महिलाएं जो है वो दुश्मन की गतिविधियों पर भी नजर रखती थी, ठीक है ना, कि दुश्मन लोग क्या कर रहा है। कई महिलाएं तो नर्स बन करके वैसे सभी सैनिक की मदद की जो युद्ध में लड़ रहे थे। कई महिलाएं डॉक्टर के रूप में, ये नर्स के रूप में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। जंगल में जो अस्थायी अस्पताल खुलते थे ना युद्ध के समय में, उसमें सैनिकों के लिए सेवा भाव से काम करती थी। सिपाहियों के लिए हथियार, दवाई, भोजन, ये सब सुरक्षित रास्ते से उनके पास पहुंचाती थी। महिलाएं गांव-गांव जाकर के युद्ध करने के लिए लोगों को मोटिवेट करती थी। यानी कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं थी। वियतनामी युद्ध में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के हिस्सा लिया है, ठीक है ना। महिलाएं भी पुरुषों के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर के हिस्सा लिया है। तो परीक्षा में सवाल आता है कि वियतनाम युद्ध में महिलाओं का क्या योगदान है, ठीक है ना। वियतनाम युद्ध में महिलाओं का क्या योगदान है, यह परीक्षा में सवाल आता है। तो अगर परीक्षा में यह सवाल आ जाए कि वियतनामी युद्ध में महिलाओं का क्या योगदान है, तो आप बड़े आराम से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं वियतनामी युद्ध में महिलाओं का योगदान। लिखेंगे कि हजारों महिलाएं वियतकोंग गुरिल्ला सेना में शामिल हुई। वियतकोंग क्या है? वियतकोंग कहते हैं, ये उत्तरी वियतनाम के सिपाही जो लड़ रहे थे ना दक्षिणी वियतनाम के खिलाफ, उसी को वियतकोंग कहते हैं, ठीक है ना। तो वियतकोंग मतलब हो गया सिपाही। तो ध्यान रखिएगा कि हजारों महिलाएं वियतकोंग गुरिल्ला सेना में शामिल हुई। उन्होंने हथियार उठाए, खाइयां खोदी, बारूदी सुरंग बिछाई और दुश्मन पर हमला किया। यानी कि महिलाएं भी युद्ध में से पीछे नहीं हट रही थी, महिला भी एकदम जी जान से लगी हुई थी। महिलाएं संदेश वाहक, रेडियो ऑपरेटर और जासूस के रूप में काम करती थी। वे जंगलों और गांवों में दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करके सेना तक पहुंचाते थे। गांव से, जंगल से, जहां से भी दुश्मन की गतिविधि का पता चलता था, महिलाएं उसको सेना तक पहुंचाती थी। बहुत सारी महिलाएं नर्स और डॉक्टर के रूप में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। उन्होंने जंगलों में बने अस्थायी अस्पतालों में युद्धरत सैनिकों को बचाने का काम किया। यानी बहुत सारी महिलाएं थी जो नर्स और डॉक्टर बनकर के सैनिकों की सेवा करती थी। महिलाओं ने हथियार, भोजन और दवाइयां ढोई। उन्होंने सैनिकों के लिए सुरक्षित रास्ते और आश्रय स्थल तैयार किए। महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित स्थल तैयार की, रास्ते तैयार करती थी। जब अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग को उड़ा देता था तो महिलाएं सब मिलकर के उस हो ची मिन्ह मार्ग को मरम्मत करती थी, ठीक है ना। यानी कि महिलाएं भी बहुत काम की। महिलाएं गांव-गांव जाकर के लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। महिलाएं सब स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को काफी ज्यादा मजबूत किया। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, ये जो महिलाएं थी वियतनाम की, इन्होंने भी अपना मतलब 100% दिया युद्ध में, अपना पूरा जान लगा दिया युद्ध में, कि जिस तरीके से जो पुरुष हैं वो युद्ध कर रहे हैं तो हम भी युद्ध करेंगे। महिलाएं भी पीछे नहीं हटी, पूरा अपना जान लगा दी, ठीक है ना। याद रहेगा? सारे बच्चों को एकदम याद रहेगा? जल्दी से बता दीजिए। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अरे वियतनामी युद्ध के समय फोटो कहां से आया? कहे नहीं फोटो आएगा। वियतनामी युद्ध कब हुआ है भाई? 1950-60 के आसपास हुआ है, 1960-70 में हुआ है। बताइए, ये सब जो घटना देख रहे हैं ना 1960 1970 के बीच का घटना है। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इंटरव्यू लिया गया, वो इंटरव्यू आज यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ओरिजिनल पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। अभी तक तो सिर्फ फोटो में देखते होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि सर कहां से आया फोटो? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी में, सोचिए, तो मतलब तो उस समय का इंटरव्यू पड़ा है। और ये सब तो बहुत बाद का घटना है, उससे भी 20-25 साल बाद का घटना है। अभी हम आप लोगों को ना वियतनामी युद्ध का कुछ फोटो दिखाएंगे, देख करके आप हैरान रह जाइएगा, ठीक है ना। आप ना हैरान रह जाइएगा। प्यारे बच्चों, तो ये समझ में आ गया, हो ची मिन्ह मार्ग समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और महिलाओं का क्या योगदान था वियतनामी युद्ध में, ये दो चीज आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। हाँ बाबू बताओ जल्दी से। यहां तक सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं,
माइली गांव की घटना, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत शानदार चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है माइली गांव, माइली गांव की घटना। अब एक बहुत शानदार चीज बता रहे हैं जिसका नाम है माइली गांव की घटना। तो ये माइली गांव की घटना क्या है प्यारे बच्चों? अब हम ना इस माइली गांव की घटना के बारे में समझते हैं, जरा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम बात करें माइली गांव की घटना के बारे में तो दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है माइली गांव। ये जो माइली गांव आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो माइली गांव आप लोग देख रहे हैं, ये दक्षिणी वियतनाम का गांव है, दक्षिणी वियतनाम का गांव है। अब सोचिए कि अमेरिका जो है वो दक्षिणी वियतनाम का साथ दे रहा था और अमेरिका के ही सैनिक दक्षिणी वियतनाम के एक गांव को बंदी बना लेते हैं। 16 मार्च 1967 ईस्वी का ये घटना है प्यारे बच्चों। माइली गांव की जो घटना है ना, ये 16 मार्च 1968 की घटना है। कब की घटना है? 16 मार्च 1968 की घटना है कि दक्षिणी वियतनाम का ही एक गांव था माइली गांव, और इस माइली गांव को अमेरिकी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। माइली गांव को अमेरिकी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेर करके पुरुषों को बंदी बना लिया। जितने भी गांव में पुरुष थे सब लोगों को बंदी बना लिया और सभी पुरुषों को बहुत बेरहमी से पीट पीट कर, गोली मारकर सबकी हत्या कर दी गई। यानी कि माइली गांव में जितने भी पुरुष थे सब लोगों को बहुत बेरहमी से हत्या कर दिया गया। अब बच गई महिलाएं, महिलाओं को भी बंदी बनाया गया। महिलाओं को बंदी बना करके कई दिनों तक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद महिलाओं को भी जान मार दिया गया। छोटी से छोटी बच्ची को भी जान मार दिया गया। गर्भवती महिला को गोली मार दिया गया। वो महिला जो कुछ घंटे पहले बच्चे को जन्म दी है, उस महिला और उस बच्चे को भी गोली मार दिया गया। मतलब बहुत निर्मम हत्या किया गया इस माइली गांव में। और उसके बाद पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। पूरे गांव को पूरे गांव में आग लगा दिया गया। कोई नहीं बचा था इस गांव में। लगभग 500 लोग इस गांव में जल करके राख हो गए थे। किसी तरीके से एक वृद्ध व्यक्ति बच गया था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है ना वो बच गया था और वही दुनिया के सामने इस घटना को उजागर किया और पहली बार टेलीविजन पर इस घटना को दिखाया गया। पूरे अखबार में इस घटना छपा, पूरे दुनिया में इस घटना के बारे में हल्ला हुआ। जब इस पूरे दुनिया में वियतनाम के इस माइली गांव की घटना के बारे में जब हल्ला हुआ तो अमेरिका पर लोग थूकने लगा, कहने लगा कि धिक्कार है तुम पर कि आज इतना निर्मम अपराध किए हो। ठीक है ना? पूरा देश, दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गया और अंत में अमेरिका को लगा कि अब अगर आगे अगर हम अब वियतनाम के साथ युद्ध करेंगे तो भारी दिक्कत हो जाएगा। और उसी समय अमेरिका जो है ना अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। प्यारे बच्चों, आप एक चीज देखो, आपको हम कुछ फोटो दिखाते हैं। ये फोटो को ना आप जरा गौर से देखिए। इस फोटो को आप जरा गौर से देखिए। ये वाला फोटो पहले आप देखिए जरा ध्यान से। आप इस फोटो में ध्यान से देखेंगे तो कुछ अमेरिकी सैनिक है जो कि एक वृद्ध एक महिला को, जिसके हाथ में 2 बच्चे हैं, एक तो आगे है जो दूध पी रहा है और दूसरा बच्चा पीछे है जो शायद अपनी माँ हो या अपनी दादी हो, को पकड़ करके बैठा हुआ है। हम जब इस फोटो के बारे में जानकारी जुटाए तो ये पता चला कि जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो लिया वो अमेरिका का फोटोग्राफर था। ठीक है ना? वो अमेरिका का फोटोग्राफर था और बड़ा मुश्किल से ये फोटो निकाला और फोटो निकालने के कुछ ही मिनटों के बाद ये सभी लोगों को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। फोटोग्राफर इंटरव्यू में कहता है कि जैसे ही हमने फोटो निकाला उसके कुछ ही पलों के बाद ये जो सैनिक थे ना वो इसे गोली मार करके हत्या कर दिए, बच्चे को भी और इस वृद्ध महिला को भी। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिकी सैनिक सड़क के किनारे आराम से बैठे हुए हैं, सबके हाथ में बंदूक है। और इस फोटो में देख सकते हैं कि अमेरिकी सैनिक है जिसमें कि एक सैनिक घायल हो गया है और उसे टांग करके बाकी 2 सैनिक ले जा रहे हैं। तो ये सब जितना भी फोटो है ना सब वही वियतनामी युद्ध के समय का फोटो है। ठीक है? ये वियतनामी युद्ध के समय का फोटो है। बाबू यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये सब फोटो ना प्यारे बच्चों बड़ा खोजने पर बड़ा मुश्किल से मिला है हमें। ठीक है ना? ऐसे पब्लिक डोमेन में यानी कि
इंटरनेट पर आप अगर सर्च करेंगे एक बार में ना तो आपको ये सब फोटो नहीं मिलेगा, बहुत गहराई में जाने पर ये फोटो सब निकला है और हम स्पेशल आप लोग के लिए निकाले कि भाई दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये है प्यारे बच्चों माइली गांव की घटना, समझ में आ गया ना। तो माइली गांव की घटना के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है, 16 मार्च 1968 की कहानी है। ये अमेरिकी सभी सैनिकों ने इस गांव को घेर लिया और पुरुषों को पीट पीट करके गोली मार करके हत्या कर दिया, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद गांव में आग लगा दिया। लगभग 500 से अधिक लोगों की हत्या हुई इस गांव में। उसके बाद इस घटना के बारे में पूरी जब दुनिया को पता लगा तो पूरी दुनिया के लोग अमेरिका को कोसने लगे, अमेरिका को गलती ठहराने लगे। उसी समय एक व्यक्ति था रसेल नामक एक व्यक्ति था जो एक अदालत लगा करके अमेरिका को दोषी करार दिया था। तो परीक्षा में जब ये प्रश्न आ जाए प्यारे बच्चों कि माइली गांव की घटना क्या है तो आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं अब कि यह घटना 16 मार्च 1968 ईस्वी में घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिक के द्वारा दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव को चारों ओर से घेर करके पुरुषों को बंदी बना करके पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। पुरुषों का हत्या हो गया, साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। इसके बाद उस गांव में आग लगा दी गई, ठीक है ना। एक वृद्ध ने इस घटना को दुनिया के सामने उजागर किया और इसी घटना को माइली गांव की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना का वियतनाम अमेरिका युद्ध पर बड़ा व्यापक असर पड़ा। समाचार पत्रों के माध्यम से इस घटना की सच्चाई पूरे विश्व में फैल गई और पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गया। पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गया इस घटना के बाद, यहां तक कि अमेरिका में भी इस घटना की निंदा होने लगी। खुद अमेरिका में इस घटना को लोग गलत ठहराने लगे कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। और उसी समय प्यारे बच्चों एक व्यक्ति था जिसका नाम था रसेल, ध्यान रखिएगा। तो रसेल ने एक खुली अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार दिया, ठीक है ना। रसेल ने खुली अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया। इस घटना के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया गया। क्लियर? सारे बच्चे लोग समझ गए यहां पर, ठीक है ना। सारे बच्चे लोग समझ गए यहां तक? बताओ बाबू। और फिर उसके बाद हॉलीवुड में जितने भी मूवी बनने लगे, फिल्म बनने लगे, बहुत सारा हॉलीवुड पर फिल्म बना है अमेरिकी वियतनाम युद्ध को लेकर के। आप चाहे तो अगर हो सके तो यूट्यूब पर अवेलेबल भी होगा, अमेरिकी वियतनामी युद्ध फिल्म, अगर ऐसे करके कुछ सर्च करेंगे तो हो सकता है आ जाए। हम तो सर्च किए नहीं है, लेकिन उस समय ना हॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म बने थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिस समय ये सब घटना हो रहा था प्यारे बच्चों, इस समय ये सब घटना हो रहा था, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था पता है? निक्सन। जिस समय ये सब घटना हो रहा था ना, उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था निक्सन था। इस समय ये सब घटना हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। और उसी समय निक्सन ने अमेरिकी सिपाहियों को यह ऑर्डर दिया कि भाई युद्ध बंद करो। 5 सूत्री योजना भी बनाई युद्ध बंद को लेकर के, लेकिन वो योजना ज्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। तो फिर 5 सूत्री योजना जब नहीं लागू हुआ तो फिर जो राष्ट्रपति निक्सन थे वो 8 सूत्री योजना लेकर के आए, वो भी लगभग नाकाम ही रहा। तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के माइली गांव की घटना यही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार बताइए जल्दी से। हम तो एकदम भाई कहानी की तरह समझा देते हैं, यादें करने का जरूरत नहीं है। ऐसा समझा देते हैं ना कि हमें लगता है कि आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। बताओ बाबू, याद हो गया? यहां तक सारे बच्चों को याद हो गया? एक बार बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? चलिए बहुत बढ़िया। रसेल कौन था? रसेल एक अमेरिकी दार्शनिक था, ठीक है ना। रसेल एक अमेरिकी दार्शनिक था। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है बाबू। तो उसी समय राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना बनाई थी। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो उसी समय राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना बनाई थी। तो माइली गांव की घटना 1968 ईस्वी में घटा था, जो एक सनसनी भरी खबर थी। विश्व के कोने कोने में इसकी बहुत आलोचना होने लगी। इस बात को लेकर के निक्सन की 5 सूत्री योजना इस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्री योजना आई। पहला चीज कहा गया कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करो। राष्ट्रपति निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो इस घटना के बाद तुरंत ऑर्डर देते हैं कि हिंद चीन की जितनी भी सेनाएं हैं वो सब युद्ध को बंद कर दो, ठीक है ना। हम भी युद्ध बंद करते हैं, तुम भी युद्ध बंद कर दो।
दूसरा चीज बोले कि युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो, किसी प्रकार का लड़ाई नहीं होगा, न हथियार से न बाताबाती से, किसी प्रकार का लड़ाई नहीं होगा। तीसरा चीज कहा गया कि युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। राष्ट्रपति निक्सन बोले कि भाई देखिए, युद्ध जब बंद हो जाए तो कोई भी देश अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, अपना शक्ति नहीं बढ़ाएगा कि हाँ हमको एकदम सैनिक जुटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिखा देंगे, ये सब कुछ नहीं करना है। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य होगा शांति स्थापित करना। राष्ट्रपति निक्सन बोले कि युद्ध विराम का अर्थ है शांति स्थापित हो, यानी कि फिर दोबारा झगड़ा नहीं होना चाहिए, और युद्ध विराम की देख रेख पर्यवेक्षक करेंगे, यानी कि युद्ध विराम जो हुआ है इसकी देख रेख के लिए हम अलग से कुछ लोग बहाल करते हैं जो ये देख रेख करेंगे कि दोबारा कोई ऐसा घटना तो नहीं हो रहा है जिससे युद्ध का समस्या फिर से बन जाए। तो ये 5 सूत्री योजना बनाया गया राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा, जो कि हिंद चीन के भड़के लोगों ने, गुस्साए लोगों ने इस योजना को नहीं माना, रद्द कर दिया इस योजना को। तो राष्ट्रपति निक्सन ने फिर से एक योजना बनाया, 8 सूत्री योजना, और वो भी लगभग खत्म ही हो गया, वो उससे भी लगभग लोगों ने न के बराबर माना। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे, आप लोग यहां तक चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। यही है प्यारे बच्चों पूरी माइलीगांव की घटना। चलिए एक क्वेश्चन और जो कि आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया था। ये 2018 का क्वेश्चन है, आया है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया। तो आपको तो पता ही है कि अमेरिका कैसे प्रवेश किया था। जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का बंटवारा हुआ था तो दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओ दाई बना था, और बाओ दाई को शासक बनाने के पीछे अमेरिका का ही हाथ था, और बाओ दाई का सहारा लेकर के ही अमेरिका जो है वो हिंद चीन में प्रवेश किया था। तो उसी चीज को लिख देंगे कि जिनेवा समझौता के बाद जब वियतनाम 2 भागों में बंट गया तो उत्तरी वियतनाम का कमान हो ची मिन्ह ने संभाला और इसका समर्थन रूस और चीन ने किया, जबकि दक्षिणी वियतनाम का बागडोर बाओ दाई ने संभाला था और इसका समर्थन अमेरिका किया था और फ्रांस किया था। तो अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवाद का विस्तार हो, और उसने साम्यवाद को कुचलते हुए हिंद चीन में प्रवेश कर गया, ठीक है ना। सर भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के नए उपराष्ट्रपति ना पिछले दिन ही बने हैं, कल ही बने हैं, और एस राधाकृष्णन करके उनका कुछ नाम है। उनका नाम कुछ राधाकृष्णन करके, पूरा नाम शायद एस राधाकृष्णन ही है, एक बार हम कंफर्म बताते हैं। पूरा नाम ना उनका एस राधाकृष्णन ही है शायद। कल ही तो वो बने हैं। नहीं, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन नाम है, एस राधाकृष्णन नहीं, सीपी राधाकृष्णन। तो हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है, ये तो सब लोगों को पता है, और उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना। हाँ, यही सीपी राधाकृष्णन जो पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है ना। अभी उपराष्ट्रपति बनने से पहले ना महाराष्ट्र के ये राज्यपाल थे, और अभी तुरंत कल ही जब चुनाव हुआ तो ये उपराष्ट्रपति बने, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए यस और नो। बताओ बाबू, सारे बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को एकदम समझ में आ गया, यस और नो? बताइए। तो प्यारे बच्चों फाइनली आपका ये जो चैप्टर है, वो क्या हो गया? यहीं पे द एंड हो गया, समाप्त हो गया। आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, ठीक है ना। आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, क्लियर। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपका समाप्त। ये पूरा चैप्टर पढ़ करके प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा जो बताइए। जल्दी से बताइए, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? सर आप जैसे टीचर हो तो यूपीएससी क्या चीज है, अरे वाह। क्यों भाई? सर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अच्छा, आप लोगों को पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बताइए, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति का ही चुनाव कैसे होता है, ये सब कुछ पता है? उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं, कल ही चुनाव हुआ है। देखो बाबू, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के जितने सांसद होते हैं, ठीक है ना, हमारे राज्यसभा के और लोकसभा के जितने सांसद होते हैं सब लोग चुनाव देते, मतलब वोटिंग करते हैं।
तो 543 को सांसद होता है प्यारे बच्चों, कितने 543 को सांसद होता है ये लोकसभा के, और 239 या 40 के आसपास ना राज्यसभा की मतलब सीटें हैं। तो ये दोनों मिलाकर के 239 या 40 के आसपास है, कंफर्म नहीं है, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। राज्यसभा की कुल, भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, एक बार रुक जाइए, हम कंफर्म ही आपको बता देते हैं। दो 245 के आसपास प्यारे बच्चों, 245 सीट के आसपास है राज्यसभा की वर्तमान में। 250 था तो उससे घट करके ना 245 हुआ था, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 4 8 5 2 7 788 को सीट आता है, ठीक है ना। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 243 को नहीं है तो बिहार में विधानसभा की 243 सीट है। 543 को ये जो लोकसभा के सांसद हुए, ठीक है ना, ये लोकसभा के जितने सांसद हैं और ये राज्यसभा के जितने सांसद हैं, ठीक है ना, ये दोनों मिल करके चुनाव करते हैं। एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में ना अपना नाम लिख करके कि हम किनको वोट दे रहे हैं उस बॉक्स में डालना होता है। और ये दोनों टाइप के जो सांसद हैं, राष्ट्रपति, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, ये क्या करते हैं कि वोटिंग डालते हैं और जिनका वोट ज्यादा आता है वो चुनाव में जीत जाते हैं। तो दो पक्ष के दो मतलब उपराष्ट्रपति कल चुनाव के लिए खड़े हुए थे। एक तो बीजेपी की तरफ से ये थे सीपी राधाकृष्णन, और एक कोई थे जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, उनको कम वोट पड़ा तो वो चुनाव कल हार गए, ठीक है ना। लगभग 451 वोटिंग पड़ा था सीपी राधाकृष्णन को और लगभग 300 के आसपास ये मतलब कांग्रेस वाले पार्टी को पड़ा था, तो सीपी राधाकृष्णन जीत गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है ना। बताओ बाबू, क्या आप लोगों को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? हिंद चीन में राष्ट्रवाद पूरा खत्म, जबरदस्त लगा कि नहीं लगा है? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? ये सब चीजें ऐसा ऐसा बताएं, जैसे हो ची मिन्ह मार्ग हो गया, हो ची मिन्ह के बारे में हो गया, माइली गांव की घटना हो गया, महिलाओं का योगदान हो गया, हिंद चीन कैसे गुलाम हुआ, हिंद चीन कैसे आजाद हुआ, वियतनाम का 2 हिस्सों में बंटवारा कैसे हुआ, हिंद चीन कौन कौन देशों से मिल करके बनता है। इस चैप्टर में बताए गए हर एक चीज हमें लगता है कि आपको अच्छे तरीके से याद हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। हम इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म करवा चुके हैं, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म करवा देंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर ही समाप्त हो गया है। और मिलते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोगों से हम दोपहर में 1 बजे वाली क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।